गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको डेली हमारे चैनल पे करंट अफेयर का वीडियो मिल जाता है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आता होगा और इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए है 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 4 लाख रुपए और ऑप्शन डी है 5 लाख रुपए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 3 लाख रुपए। और इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है और कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इसे मंजूरी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है और उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन किया, जो केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद के मामलों में त्वरित और आसान करने में मदद करेगी। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है वन प्लस और ऑप्शन डी है लेनोवो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सैमसंग। डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए सैमसंग स्टोर के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी के तहत देश भर में सैमसंग के किसी भी स्टोर से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविज़न जैसे उपकरण खरीदने के लिए ग्राहक पेटीएम के अलग अलग विकल्पों के जरिए भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम अपनी पोस्टपेड या अभी खरीदो बाद में भुगतान करो सेवा के माध्यम से प्रति माह 60,000 रुपये तक की ऋण सीमा प्रदान करेगा। यह साझेदारी ग्राहकों को पेटीएम के भागीदार वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठाने का विकल्प भी देगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति वर्ष भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 अगस्त, ऑप्शन बी है 19 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 अगस्त और ऑप्शन डी है 21 अगस्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह दिन दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती भी है। जैसे जैसे पृथ्वी के संसाधन हर दिन खतरनाक दर से समाप्त होते जा रहे हैं,
अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों को जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है। अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के बजाय उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है SBI, बी है एक्सिस बैंक, सी है HDFC बैंक, डी है ICICI बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अल्टीमा सैलरी पैकेज सर्वोत्तम कोटि का सैलरी अकाउंट है और इस समझौते से भारतीय खाद्य निगम के सभी कर्मचारियों को विशेष लाभ और सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। इस करार के साथ बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को समग्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है असम, बी है सिक्किम, सी है नागालैंड और डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताते हैं। आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को फ्री में दोपहर का भोजन और स्कूल का यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन एक पायलट परियोजना के आधार पर कौन सा राज्य स्टील स्लैग रोड का निर्माण करने जा रहा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन पायलट परियोजना के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा। यह स्टील स्लैग रोड इस तरह की पहली परियोजना होगी और यह भारी बारिश तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होगी। इसका उद्देश्य है अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करना और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, अन्य महासागर, लाल सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिण चीन सागर। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच हाल ही में दक्षिण चीन सागर में
समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है और जिसमें भारत की तरफ से INS रणविजय और INS कोरा ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर या फिर 500 मिलियन डॉलर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 500 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक और भारत ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण किए जाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल। इस चारों ऑप्शन में से क्या सही है? तो सही आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें सौरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। साथ ही मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है अनिल बेजोल, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चौथे मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है संजय जे मेहता, NK सिंह, VK अहलुवालिया, संजीत जी सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, जो 1992 में IEG के अध्यक्ष थे। उनके नाम की सिफारिश डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। और हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है 5वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां संस्करण या फिर 12वां संस्करण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 5वां संस्करण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DISC को
इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण लॉन्च किया है, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो ऑप्शन है इसरो, DRDO, यूनेस्को या फिर नासा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए एक एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की रडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी? जापान, भारत, चीन, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि तेजी से कम होती जन्म दर को रोकना है। इस नीति निर्माताओं ने देश में जनसंख्या की संकट से निपटने के लिए एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त हो रही है। कल फिर मिलेंगे इसी समय करंट अफेयर के नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों होपफुली बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान मिला है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। इसके अंतर्गत जानते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का दक्षिण लंदन में एक घर है जहां वे 19वीं सदी के अंत में 8 साल रहे थे। वहां पे उन्होंने 8 साल बिताया है। उसी घर को, उसी स्मारक को ब्लू प्लेग यानी कि नीली पट्टिका पुरस्कार मिला है। नौरोजी जी ने इंग्लैंड की 7 यात्राएं की थीं और 3 दशकों से अधिक समय लंदन में रहे वो। ब्लू प्लेग योजना के तहत इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी पूरे लंदन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों का सम्मान करती है। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नौरोजी जी की पट्टिका का अनावरण किया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के आधिकारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने आर्थिक निकास या धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को मंजूरी दे दी है। यह योजना सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी घटनाओं को रोकने और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 15 अगस्त 2022 से प्रभावी हो गई है और इसका संभावित सकारात्मक प्रभाव होगा। इस योजना का उद्देश्य गांवों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सीमा से लगे गांव में स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों के एक छोटे समूह को संगठित करना है। प्रत्येक समूह में अधिकतम 15 व्यक्तियों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया जाएगा। प्रत्येक समूह को ग्राम रक्षा समूह के रूप में जाना जाएगा और इसका नेतृत्व सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेटग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है अंकित यादव, ऑप्शन सी है कैलाश चंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है रवि कुमार। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पीयूष गोयल को नेटग्रिड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 26 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव के रैंक में तैनात करने का आदेश जारी किया। आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेटग्रिड का राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया संगठन है। नेटग्रिड का गठन 2009 में हुआ था। नेटग्रिड का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लैंटेन का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बारे में जानते हैं। यह एलईडी लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करती है। इस लालटेन का नाम रोशनी है। डॉक्टर सिंह ने तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा संचालित एक तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका के भ्रमण के दौरान इसका अनावरण किया। उन्होंने भारत के डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जहाज पर भारतीय ध्वज फहराया और हर घर तिरंगा के अभियान का हर जहाज तिरंगा तक विस्तार किया। उन्होंने कहा कि सेलाइन वाटर लालटेन भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए जीवन की सुगमता लाएगी। उन्होंने कहा कि लालटेन एलईडी बल्बों के वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उजाला योजना को बढ़ावा देगी। उन्होंने यह भी बताया कि लालटेन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है। किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी का उपयोग लालटेन को रोशन करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो
2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है कोलकाता। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया के सबसे बड़े समुद्र भोजन मेले में से एक है। यह 2 साल का शो है और 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इससे पहले का जो 22वां संस्करण था वह केरल में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योगों के हितों की रक्षा करना और बढ़ावा देना और भारत से समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 83। ऑस्ट्रेलिया में हर साल आयोजित होने वाले इस अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्में, टीवी शोज और वेब सीरीज की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न मनाता है। फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस फेस्टिवल में शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सुजीत सरकार व अपर्णा सेन ने क्रमशः सरदार उधम व द रेपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया जाएगा। और कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है। यह 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 2017 में एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय बन गया। और यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार यह पहली बार 1989 में दिया गया था। यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह सेजोंग महान के सम्मान में दिया जाता है, जिन्होंने कोरियाई वर्णमाला हंगुल को बनाया था। यह साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे आयुक्त किया गया? ऑप्शन ए है एस गुरुमूर्ति, ऑप्शन बी है सतीश के मराठे, ऑप्शन सी है सचिन चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने एस गुरुमूर्ति और सतीश के मराठे को आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नियुक्त किया है। उन्हें 11 अगस्त 2022 को 4 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को भी आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया गया है। रेवती अय्यर को आरबीआई के उत्तरी स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
सचिन चतुर्वेदी को आरबीआई के पूर्वीय स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आरबीआई बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशकों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 15 निदेशक हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे।